से रिलेटेड कर लिया सभी ने? रिवीजन कर लिया सभी ने? यस मैम। यस मैम। ओके, तो 8 बजे जो है, 8 बजे बोला है, कितने बजे बोला? 8 बजे ना? यस मैम 8 बजे। हाँ जी। ओके ठीक है, तो 8 बजे जो है उसका टेस्ट होगा आपका। ठीक है, अभी जो है नेक्स्ट कर लेते हैं। हमने एक्ट कर लिए हुए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो है हमने स्टार्ट किया था करने, बिल्कुल स्टैटिक वे में जो है हम कर रहे थे, उसी को आगे जो है थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। पेन कनेक्ट कर लेती हूँ। चलिए, तो कहां तक किया था पिछले कल? कहां तक कर लिया था हमने पिछले कल, बताइए। मैम फर्स्ट मीटिंग आपने बताया था कि संविधान की हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें मुस्लिम लीग ने बाइक, और थोड़ा थोड़ा सा वैसे बताया था आपने कि इसको बनाने में 2 इयर्स लगे थे और खर्चा जो था जी ठीक है। ओके राइट, वहां तक हमने जो है कर लिया था। फर्स्ट प्रेसिडेंट देख लिए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है आपके टेम्परेरी थे, और परमानेंट जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि टोटल मेंबर कितने थे जो आपकी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो बनाएगी, यानी कि जो आपकी संवैधानिक सभा बनाएगी, उसमें कितने कितने जो है मेंबर लिए गए, कहां कहां से कितने कितने जो है मेंबर की बात की गई है। चलिए, तो इंपॉर्टेंट है ये आपका। टोटल मेंबर, तो कुछ इलेक्टेड थे, कुछ नॉमिनेटेड थे। टोटल जो थे 389 है। 389 जो है सदस्यों ने जो है इसमें भाग लिया था, यानी कि इस सभा में जो है आपके 389 सदस्य थे, जिसमें कुछ इलेक्टेड थे, कुछ नॉमिनेटेड थे। इलेक्टेड का मतलब है कुछ कुछ चुनाव के माध्यम से आए थे और कुछ निर्वाचित किए गए थे। ठीक है, तो इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। अब इलेक्टेड कितने मेंबर थे? तो 296 जो है वो इलेक्टेड मेंबर थे। ठीक है, 296 इलेक्टेड मेंबर। ये डाटा जो है ये इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं और वैसे भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और नॉमिनेटेड जो थे वो 93 थे। इलेक्टेड का मतलब है जो चुनाव के माध्यम से आए थे, और नॉमिनेटेड का मतलब है जिनको मनोनीत किया गया था। ठीक है, हो सकता है स्पेसिफिक कोई उसके लिए कंडीशंस रखी हो कि यही व्यक्ति आ सकते हैं, जिस तरह से आजकल होती है, जैसे राज्यसभा में जो है 12 सदस्य नॉमिनेटेड होते हैं ना, जैसे कि जो व्यक्ति जो है आपकी कला साहित्य वगैरह में है ना, आर्ट हो गया आपका, या फिर एक्सेट्रा जो भी है आपका स्पेसिफिक एरियाज रहते हैं। ठीक है, तो उस टाइम भी ऐसा होता होगा कि कुछ नॉमिनेटेड लिए। अब देखते हैं कि नॉमिनेटेड में कौन थे और इलेक्टेड में कितने कितने कौन कौन सदस्य थे। तो 296 हमने टोटल कहा इलेक्टेड में, और इसमें जो है प्रोविंसेस यानी कि जो आपके प्रांत थे 292 वहां से थे, और ब्रिटिश कमिश्नरीज के जो थे वो 4 मेंबर्स थे। ब्रिटिश कमिश्नरी, एक्चुअली आज ना थोड़ा लिखा नहीं जा रहा है क्योंकि आज का जो वेदर है ना वो बहुत ही कोल्ड टाइप का है, तो हाथों से भी लिखा नहीं जा रहा। आज तो राइटिंग का थोड़ा देख लेना। ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान देना। प्रोविंसेस जो है 292 है, ब्रिटिश कमिश्नरी से जो है 4 है, टोटल हो गया आपके कितने? 296 इलेक्टेड मेंबर। फिर बात आती है नॉमिनेटेड की, तो नॉमिनेटेड हमने कहा 93 है, जो कहां से लिए गए थे? प्रिंसली स्टेट से, मतलब राजा रजवाड़ों की जो रियासतें थी वहां से जो है 93 सदस्य जो हैं वो मनोनीत किए गए थे।
और इनके द्वारा जो है संविधान बनाया जाना था। हमारी संवैधानिक सभा इसीलिए बनाई गई थी ताकि वो संविधान का निर्माण कर सके। ठीक है, इसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका रहता है, 2 टर्म्स आती हैं। ये क्लियर है सभी को टोटल मेंबर से रिलेटेड? किसी को कोई इसमें डाउट? नो मैम। मैम 296 और 993 जो टोटल मैम 385 हुए। दोबारा से देखो एक बार, करना जरा दोबारा। 296 और 93। सॉरी मैम। ठीक है मैम। ठीक है, ये ठीक है। चलिए, इसके बाद 2 टर्म्स आती है हमारे पास। एक आता है अडॉप्टेड। क्वेश्चन हमेशा यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है और हम हमेशा ही इसे जो है या तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर गलत कर जाते हैं। तो इसलिए पहले ही बता रही हूँ, इन टर्म्स को याद रखिए, इंग्लिश में याद रखिए, हिंदी में अगर याद नहीं रहती है तो। अडॉप्टेड, एक होता है अडॉप्टेड और एक होता है इम्प्लीमेंटेड। इम्प्लीमेंटेड यानी कि अडॉप्टेड का मतलब है अपनाया और इम्प्लीमेंटेड का मतलब है लागू किया, लागू किया गया। ठीक है, अब हमारा जो संविधान है वो अडॉप्ट कब किया गया, अपनाया कब गया? तो वो अपनाया गया आपका 26 नवंबर 1949, जब वो बनकर तैयार हो गया था। तो तब क्या, जब तैयार हो गया था बनकर, तो उसको हम क्या कहते हैं, अडॉप्ट किया, कि यानी कि अपनाया गया 26 नवंबर 1949। और इसी टाइम जो है और भी कुछ चीजें जो है जिनको लागू किया था, जैसे कि सिटीजनशिप है, नागरिकता आपकी सिटीजनशिप होगी। कुछ चीजें इसमें उस टाइम ही लागू कर दी गई थी, सिटीजनशिप, फिर प्रेसिडेंट की इलेक्शन एक्सेट्रा। प्रेसिडेंट की इलेक्शन, 1-2 चीजें और थी। ठीक है, लेकिन ज्यादातर यही पूछी जाती है। इसके बाद आता है इम्प्लीमेंट, कि इम्प्लीमेंट कब हुआ, संविधान को लागू कब किया गया भारत में? तो वो है 26 जनवरी 1950 में जो है संविधान को लागू किया गया। इन डेट्स में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और इसे बनने में जो कितना टाइम लगा था हमारे संविधान को, हमने पहले भी बताया था, 2 years 11 months। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं ना, 18 days, अराउंड 3 years मान सकते हैं। अराउंड 3 year बोला मैंने, लेकिन एग्जैक्ट 3 year नहीं है। क्लियर है अडॉप्टेड और इम्प्लीमेंट? यस मैम। यस मैम। ठीक है, मैं धीरे धीरे इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हम क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर, पेपर में कहीं ना कहीं हम गलत कर जाते हैं। तो इसलिए मैं फिर से कह रही हूँ, इसको अच्छे से आप नोट करके रखना क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। थोड़ा सा ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मैं वैसे तो बहुत सारी कमेटीज हैं, ठीक है, मैं बता भी दूंगी, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है, ड्राफ्टिंग कमेटी। उस टाइम बहुत सारी अलग अलग कमेटीज बनाई गई थी, बताऊंगी अभी मैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन है वो कौन है? ड्राफ्टिंग कमेटी को हिंदी में कहते हैं प्रारूप समिति या मसौदा समिति, क्या कहते हैं, ये कहते हैं ना प्रारूप समिति। प्रारूप समिति मैम। ओके, यस मैम। प्रारूप समिति, ठीक है। तो इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वी.आर. अंबेडकर, ठीक है, भीमराव अंबेडकर। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो है कब बनी थी? तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है आपकी बनी थी 11 दिसंबर 1946 को। वेरी इंपॉर्टेंट, लिखिए इस फैक्ट को, लिखिए अच्छे से कि कब बनी थी। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका वी.एन. राव। वी.एन. राव जो है
VN Rao was appointed constitutional advisor of the assembly. यानी कि जो आपकी संवैधानिक सभा थी उसके सलाहकार कौन थे? VN Rao. VN Rao was appointed the constitutional advisor, संवैधानिक सलाहकार. Constitutional advisor of the assembly. इसलिए लिखवा रही हूँ ये सब चीजें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, हिंदी वाले भी लिख लें कि जो आपकी संविधान सभा थी उसके सलाहकार कौन थे? तो VN Rao थे. क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस मैम. इसके Yes, अलावा ma'am. जब हमारा Yes, ma'am. संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस टाइम 284 मेंबर्स ने जो है उस पे साइन किए थे. कितने मेंबर्स ने साइन किए थे? 284. नोट करो इसे भी. 284 मेंबर्स ने जो है उस पे साइन किए थे. अच्छा, किसी की वीडियो होना भी ऑफ करो. कुलवीर सिंह, मैं कर देती हूँ, रहने दो. चलिए नेक्स्ट करें. यहां तक लिख लिया सभी ने? यस मैम. क्लियर है ना यहाँ Yes, तक? ma'am. ओके. Yes, इसके ma'am. बाद कुछ आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं. लाइक आपको पूछा जा सकता है कि नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया? नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड. फिर साथ में आपको क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है नेशनल एंथम से रिलेटेड. पहले नेशनल फ्लैग नोट कर लो. नेशनल फ्लैग हमारा किया गया था 22 जुलाई 1947 को. देन नेक्स्ट है हमारा नेशनल एंथम अडॉप्टेड. नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? अडॉप्टेड. तो ये अडॉप्ट किया गया आपका 24 जन 1950. 24 जन 1950. और साथ ही साथ में जो है अगर हम बात करें नेशनल सॉन्ग अडॉप्टेड, राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग अडॉप्टेड, तो वो भी सेम डेट 24 जन 1950. ये दो जो है, सॉरी दो नहीं, एक और आएगा भी. हाँ, ये दो पहले आप इस दो के बारे में लिखिए. ये दोनों जो है सेम डेट है इनके लिए. ठीक है, नेशनल एंथम भी और नेशनल सॉन्ग भी, राष्ट्रीय गान भी और राष्ट्रीय गीत भी. यानी कि राष्ट्रीय गान में जनगण मन और राष्ट्रीय गीत में जो है आपका वंदे मातरम. तो ये दोनों सेम डेट को जो है अडॉप्ट किए गए. और इसी डेट को, सेम डेट को 24 जन 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है आप भारत के पहले राष्ट्रपति बने. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो बने इसी दिन. ठीक है, चलिए नोट सभी ने अच्छे से. यस मैम. Yes, ma'am. ओके, चलिए तो थोड़ा सा ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या उसका एम था. ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में मैंने अभी बताया आपको. थोड़ा सा बताइए मैंने क्या क्या बताया आपको अभी. ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. यस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. अंबेडकर है ना. अच्छा, कब सेटअप की गई थी? 11 दिसंबर 11 दिसंबर 1946. 11 दिसंबर 1946. एक बार जो है इस डेट को दोबारा से देख लेना. ठीक है, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है. पता नहीं क्यों मेरे को 47 भी याद आ रहा है. एक बार इस डेट को गूगल करके देख ले. गूगल नहीं, खैर मैं खुद देखूंगी, रहने दो. अच्छा ठीक है, मैं इसको खुद देख लूंगी. मैं लिख लेती हूँ
क्योंकि मुझे ना इस डेट में थोड़ा सा डर नहीं, मतलब बस डाउट्स आए। पता है मैंने पेन भी कहाँ फेंके होते हैं। चलिए कोई नहीं, इसको देख लेंगे एक बार इस डेट को दोबारा से, ठीक है। इसके अलावा इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका उद्देश्य क्या था इस कमेटी का। इस कमेटी का उद्देश्य था आपका एक ऐसा ड्राफ्ट प्रिपेयर करना जिसमें हमें संविधान बनाना था। एक न्यू संविधान, मतलब एक नए संविधान के लिए, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो है एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करना। एक ड्राफ्ट बनाना किसके लिए, न्यू संविधान के लिए, नए संविधान के लिए। और इस कमेटी में कितने मेंबर थे हमारे पास, 7 मेंबर, 7 सदस्यों की ये कमेटी थी, ठीक है। 7 मेंबर थे कमेटी में। बी आर अम्बेडकर भी इसी में इंक्लूड थे, ठीक है। बी आर अम्बेडकर को मिला करके ही जो है कितने सदस्यों की कमेटी थी, ये 7 सदस्यों की कमेटी थी। क्लियर है यहां तक? यस मैम। यहाँ तक जो है अच्छे से जल्दी से जो है फटाफट से जो है नोट कर लो यहाँ। कर लिया सभी ने नोट? यस मैम। यस मैम। ओके, इसके अलावा कौन कौन सी कमेटियां थी, मैं उनके बारे में आपको लिखवाना, चलो लिखवा ही देती हूँ, है ना। कमेटी ऑन द रूल ऑफ प्रोड्यूसर, कमेटी ऑन द रूल ऑफ प्रोड्यूसर, इसके हेड थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद यानी कि हिंदी में कहे प्रक्रिया के नियमों पर समिति, ठीक है, प्रक्रिया के नियमों पर समिति। सेकंड है हमारे पास स्टीयरिंग कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। इसके हेड फर्स्ट वाली जो है उसका है प्रक्रिया के नियमों पर समिति, प्रक्रिया के नियमों पर समिति। और सेकंड है स्टीयरिंग कमेटी यानी कि संचालन समिति, संचालन समिति। मैं अभी इसमें एक ही लैंग्वेज में लिख रही हूँ, मैं साथ में बता देती हूँ, ठीक है। 2 में लिखूंगी तो बहुत टाइम भी लगेगा और फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी हमें शुरू करना है आज। स्टीयरिंग कमेटी का मतलब है संचालन समिति, जिसके हेड थे आपके राजेंद्र प्रसाद। इसके भी राजेंद्र प्रसाद और इसके भी राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद थर्ड हमारी आती है फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, हिंदी में वित्त एवं कर्मचारी समिति, ठीक है, वित्त एवं कर्मचारी समिति। इसके हेड भी आपके राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। अगर ये आप अगर नहीं नोट कर रहे हो तो मैं ऐसे बता देती हूँ, उसके बाद इसका आपको जो है वो भेज दूंगी, क्या कहते, इसका पिक भेज दूंगी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी यूनियन पावर कमेटी, यूनियन पावर कमेटी। इसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। वैसे इतने डिटेल में आता तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जो है पता होना चाहिए, एक बार आपने पढ़ा होना चाहिए। केंद्रीय अधिकार समिति कहते हैं इसको, फोर्थ को केंद्रीय अधिकार समिति, जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद है आपकी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। और इसके जो हेड थे वो भी जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। हिंदी में इसे कहते केंद्रीय संविधान समिति। इसके बाद है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। इनके हेड थे वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। हिंदी में कहते हैं इसको प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय
संविधान समिति। इसके बाद थी ड्राफ्टिंग कमेटी, तो वो तो आप देख ही चुके हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे? बी आर अम्बेडकर, यानी कि प्रारूप समिति या फिर मसौदा समिति। क्लियर है कौन कौन सी कमेटियां थी? यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। अच्छा, एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि हमारा संविधान जो है जब तैयार हमारा जो है 26 नवंबर को हो गया था, तो वो फिर 26 जनवरी को क्यों जो है लागू किया गया? ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है और वैसे भी नॉर्मली पता होना चाहिए। तो उसके पीछे क्या रीजंस था? तो जो आपकी 26 जनवरी है, 26 जैन थी, यही दिन क्यों चूज किया गया जबकि 26 नवंबर को बनके तैयार हो गया था? तो इसके पीछे क्या है? हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, ऐतिहासिक क्या कहते हैं, महत्व, मतलब ऐतिहासिक महत्व है। ठीक है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। वो क्या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस थी? एक ऐसी कौन सी ऐतिहासिक जो है महत्व, ऐसी कौन सी चीज है जो इतना ऐतिहासिक महत्व रखती है? तो 26 जनवरी को क्या हुआ था? 1930 की अगर हम बात करें, इसी दिन 1930 की अगर हम बात करें, उस समय जब पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी। पूर्ण स्वराज का मतलब क्या होता है? पूर्ण स्वराज का मतलब होता है पूरी तरह से आजादी, फुल फ्रीडम। इसका क्या मतलब होता है? फुल फ्रीडम। तो इस दिन जो है डिमांड की गई थी, इसीलिए हमने क्या किया, जब हमारा संविधान जो है, मतलब जब संविधान बन गया है, सब अपने रूल रेगुलेशंस है, तो इसका मतलब हमें फुल जो है फ्रीडम है। अब मतलब हमारे पे जो है अंग्रेजों का किसी भी तरह का कोई भी कानून जो है वो नहीं लागू रहा है, और हमारे अपने जो कानून है वो लागू होंगे अब। इसलिए हम इसी दिन को जो है अपने संविधान को लागू मानते हैं, और इसी दिन जो है संविधान लागू हुआ था, जबकि तैयार जो है वो 26 नवंबर को हो चुका था, लेकिन 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज की डिमांड की वजह से जो है उसको मद्देनजर रखते हुए इस दिन जो है उसको लागू किया गया। क्लियर है क्यों होता है? यस मैम। ओके, तो ये था कि Yes, हमारा संविधान कब बना, कौन से मेंबर्स थे, क्या था क्या नहीं था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे आते हैं कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को जो है अडॉप्ट किया गया, उस टाइम से जो है, या फिर कहें कि 26 जनवरी 1950 को जब लागू किया गया, उस समय कितने पार्ट थे, कितने आर्टिकल थे, वो सब चीजें देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार वहां से भी क्वेश्चन जो है आ जाता है कि कितने संविधान के भाग थे। तो सबसे पहले उसमें हमने किस किस चीजों को रखा? तो प्रियम्बल को, प्रस्तावना में ही बताया गया था कि क्या क्या रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो है उस समय जब हमारा संविधान लागू हुआ था, संविधान के भाग कितने थे, कितने पार्ट थे? 22 पार्ट्स थे। ठीक है, अब प्रेजेंट में अगर हम बात करें 25 हो गए हैं। इसके बाद आर्टिकल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो 395 आर्टिकल थे उस टाइम, और अब जो है 471 हो गए हैं। देखिए बेसिक वही रहते हैं 395 ही, लेकिन 471 का क्या मतलब है कि एडिशनल जुड़ते रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपका 21 था, ठीक है, अब क्या हो गया 21A भी है ना, एडिशनल हो गया तो एक और बढ़ गया। इस तरह से 470 या फिर कह सकते हैं 450 प्लस है हमारे। ठीक है, 450 प्लस है, 471 आप लिख के रखिए। उस टाइम कितने थे? 395 थे। और अगर हम बात करें शेड्यूल की, अच्छा, आर्टिकल को हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद, पार्ट को हिंदी में कहते हैं भाग, और इसके बाद है शेड्यूल। शेड्यूल्स यानी कि अनुसूचियां।
ठीक है, शेड्यूल्स क्या होते हैं? अनुसूचियां। तो उस समय कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। प्रेजेंट में कितनी है? 12। क्लियर है इतना? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, इसके बाद सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली क्या है? सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। एलिफेंट। यस, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली क्या है? एलिफेंट है। देख लेना, स्पेलिंग गलत ना लिख दियो। क्या है? एलिफेंट। इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल कहीं दिया नहीं होता है। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। आज ये टॉपिक जो है कॉन्स्टिट्यूशन वाला, वो हमारा हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी के साथ जो है नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है आपका प्रियम्बल। टॉपिक का नाम क्या है? प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या होती है? प्रियम्बल क्या होती है? प्रस्तावना। प्रस्तावना। ठीक है, अगर आपने एनसीईआरटी की किताबें पढ़ी हैं बचपन से, वैसे सभी ने वही पढ़ी होंगी, कुछ ने पढ़ी होगी सीबीएसई, बाकी सभी ने वही पढ़ी होंगी। वैसे अब तो सीबीएसई वाले भी 9-10 से जो है एनसीईआरटी फॉलो करते हैं। तो आपने फर्स्ट पेज में ही, जब आप फर्स्ट पेज ओपन करते हैं बुक का, तो आपने पहले उसमें देखा, उसमें लिखा होता है भारत की उद्देशिका या फिर प्रियम्बल ऑफ इंडिया। ठीक है, वही प्रियम्बल की हम बात करने जा रहे हैं। उद्देशिका भी बोल देते हैं इसको, प्रस्तावना भी बोल देते हैं। अब ये जो संविधान की प्रस्तावना है या फिर प्रियम्बल है, ये क्या होती है? इसका मतलब क्या होता है? प्रियम्बल का मीन क्या है? प्रियम्बल का मीन्स क्या है? इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन या फिर प्रीफेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किसी का माइक ऑन है, ऑफ करो। प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर हम कह सकते हैं अ सेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, 3 शब्द लिखवा दिए मैंने, मतलब सभी का सेम ही है। अ सेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का आईना भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं संविधान की भूमिका है इसमें। ठीक है, यानी कि संविधान के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से रूल हैं, कौन से राइट्स हैं आपके, कौन सी व्यवस्था किस तरह से की गई है, आपको कितने अधिकार दिए गए हैं, आपका संविधान जो है वो कैसा है, आपका देश कैसा है, वो सब बातें किसमें बताई गई है? संविधान की प्रियम्बल में। यानी कि जो भी आपके संविधान के लिए जो है एक ऐसा दस्तावेज बनाया गया था जिसमें सारा संविधान के बारे में लिखा गया है, शॉर्ट फॉर्म में, ब्रीफली आपको एक इंट्रोडक्शन टाइप बताई गई है। क्लियर है सभी को कि प्रियम्बल क्या होता है? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि ये जो प्रियम्बल है ये कहाँ से ली गई है, कहाँ से इसका आपको आइडिया है और कहाँ से लिया गया, इसको कहाँ से वॉरेट किया गया? तो ये ले गया आपके यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से जो है लिया गया है। इसका ऑब्जेक्ट जो है, या फिर कहीं इसका सॉरी क्या कहते हैं, आधार कहते हैं ना, बेस। बेस अगर हम बात करें, ये किस चीज पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेसोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेसोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेसोल्यूशन को हिंदी में कहते हैं, देखो अभी हिंदी में याद नहीं आएगा, उद्देशिक क्या कहते हैं, उद्देशिक रेसोल्यूशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? मेरे को ना याद नहीं आ रहा हिंदी में उद्देशिका। क्या कहते हैं, बताओ। उद्देशिका। उद्देशिका नहीं, उद्देशिका तो हुआ, उद्देश्य रेसोल्यूशन को क्या कहते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव तो नहीं कहते कहीं, मे बी। उद्देश्य संकल्प मैम।
एक बार देख लेना, मुझे जहां तक लग रहा है शायद उद्देश्य प्रस्ताव होगा, जहां तक मेरे माइंड में याद आ रहा है। बाकी इसको देख लेना एक बार कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो है हिंदी में क्या कहते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है किसके द्वारा लाया गया था, एनी आइडिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। और इसी को जो है आधार मानते हुए, इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को आधार मानते हुए जो है हमने क्या किया, अपने प्रियम्बल में जो है इसी को हमने आधार माना है, ठीक है। यहाँ तक नोट करो। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलिए। मैम जवाहरलाल नेहरू ने क्या बताया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात की थी। मैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बताती हूँ हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, एक मिनट रुकिए। नहीं क्योंकि हिंदी मेरी में नहीं mind- मैम, मतलब वो इस प्रस्तावना के उद्देश्य को लेके आए थे। हाँ, इन्होंने जो है अब इन्हीं के जो इन्होंने जो प्रेजेंट किया था, मूव किया था, ठीक है। एक मिनट रुकिए, मैं इसको पूरा डिटेल में बताती हूँ आपको, एक मिनट रुकिए, वेट करिए। यस, देखो उद्देश्य प्रस्ताव बोलते हैं हिंदी में, पहली बात तो, ठीक है। कि जो भारत के संविधान की जो भी आपकी प्रियम्बल थी, ठीक है, उस पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया गया था या बनाया गया था, उसी के आधार पे जो है ये आधारित था। क्लियर हुआ? यानी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है संविधान सभा में जब उन्होंने इस को पेश किया था, यानी कि उस टाइम संविधान सभा में एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की भी मैंने बात की थी, शायद आपको अगर याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एक ऑब्जेक्टिव, मुझे लगता है शायद आपको आपकी क्लास में नहीं बताया मैंने, लेकिन शायद वो किसी और नोट्स में बताया होगा। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा था, उसी पे आधारित थी हमारी प्रस्तावना, उसी पे आधारित थी। किसके उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित थी हमारी प्रस्तावना। क्लियर है? यानी कि हमारा प्रियम्बल जो है इसी पे आधारित है, उद्देश्य प्रस्ताव पे। और उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था संविधान सभा में, किसके द्वारा अपनाया गया था? नेहरू के द्वारा बनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पे आधारित है हमारा प्रियम्बल। मैंने कहीं ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल दिया, या नहीं क्लियर हुआ तो दोबारा बता दो, मैं दोबारा से बता देती हूँ। मैम इसका मतलब क्लियर आप है मैम। ये बताना चाह रहे हो ना कि जो जवाहरलाल नेहरू ने मतलब संविधान की सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था कि हमारे जो संविधान में उसमें प्रस्तावना होनी चाहिए। हाँ ठीक है, उस टाइम जो है इन्होंने अपना प्रस्ताव रखा था, जो उसी पे आधारित है हमारी ये वाली प्रस्तावना भी, कि उस टाइम भी उन्होंने ये रखा था कि हमारे संविधान के अंदर ये चीजें होनी चाहिए। बाद में वही चीजें जो हैं इस प्रियम्बल में भी लाएगी। क्लियर है? यस मैम। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं कि जो 42nd अमेंडमेंट है आपका, इसके बाद क्या हुआ, इसमें जो है कुछ अमेंडमेंट किया गया, कुछ अमेंडमेंट किए गए जिसके थ्रू जो है कुछ वर्ड्स को जोड़ा गया। अब वो अमेंडमेंट जो है वो कौन सा अमेंडमेंट था? सबसे पहले तो अमेंडमेंट होता क्या है वो जानना जरूरी है। अमेंडमेंट को हिंदी में कहते हैं संशोधन। इस टर्म का मीनिंग देख लेते हैं, संशोधन। अमेंडमेंट का मतलब होता है, मान लो कोई भी लॉ बना आपका, ठीक है, या कोई भी कानून बनाया गया, या कोई भी कुछ चीज बनाएगी, उसमें आपको लगता है कि अच्छा इसमें ऐसा नहीं, इसमें कुछ ऐसा भी हो सकता था, ठीक है। या तो इसके बीच में आपने कुछ जोड़ दिया, प्लस कर दिया, या तो उस कानून से कुछ आपने निकाल दिया, घटा दिया, ठीक है। या तो उसमें कुछ जोड़ देना या उसमें से कुछ निकाल देना। तो बहुत सारे हमारे ऐसे लॉ बनते हैं कई बार, जो हमें लगता है जब वो पब्लिक में जाते हैं तो उसके बाद उसके कुछ विरोध होते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए, इसमें संशोधन होना चाहिए, ऐसा नहीं ये ऐसा होना चाहिए था।
फिर उस पर विचार किया जाता है। अगर लगता है कि हाँ इसमें कुछ जोड़ना चाहिए था, या लगता है कि हाँ इसमें कुछ ज्यादा जोड़ते, इसमें कुछ कम करना, तो उसको हम क्या कहते हैं, अमेंडमेंट कहते हैं, यानी कि संशोधन करना। तो इस प्रस्तावना में भी जो है कुछ अमेंडमेंट किए गए, कुछ चीजें नहीं जोड़ी गई थी उनको जोड़ा गया बाद में, ठीक है। और कुछ चीजें जो है लगा कि हाँ इसमें और चीजें, ये सब चीजें ऐड होनी चाहिए, तो वो सब चीजें इसमें की गई। तो देखिए इसमें जो है 1976 में एक संशोधन हुआ, एक अमेंडमेंट हुआ, जिसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के नाम से जाना जाता है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, MENT और एक्ट, यानी कि 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। इसके थ्रू जो है 3 नए शब्दों को जोड़ा गया, 3 न्यू वर्ड्स ऐड किए गए, एडेड 3 न्यू वर्ड्स। अब ये कौन कौन से नए वर्ड थे, तो इसमें जो है सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जो है जोड़े गए। इंटीग्रिटी हिंदी में क्या कहते हैं, सोशलिस्ट को कहते हैं समाजवादी, सेकुलर को हिंदी में कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, इंटीग्रिटी को हिंदी में कहते हैं अखंडता। तो 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत जो है इस प्रियम्बल में, इस प्रस्तावना में 1976 में इन 3 शब्दों को जो है ऐड किया गया, जोड़ा गया, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये क्या होते हैं, इनका क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग है, वो डिटेल में हम देखेंगे अभी, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो हैं, जैसे रशियन रेवोल्यूशन से या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन से इसमें ऐड की गई है संविधान की प्रस्तावना में। आपके जो भी आपकी प्रियम्बल है उसमें कुछ चीजें ऐड की गई हैं, तो देख लेते हैं पहले वो कौन कौन सी ऐड की हैं, उसके बाद हम एक एक टर्म्स देखेंगे कि इन सब टर्म्स का मतलब क्या होता है। रशियन रेवोल्यूशन यानी कि रूसी क्रांति, रशियन रेवोल्यूशन, रूसी क्रांति लिख सकते हैं आप इसको। कब हुई थी, 1917 में, 1917 में। और यहां से कुछ आइडियाज लिए गए, तो कौन कौन से आइडियाज जो हैं रशियन रेवोल्यूशन से लिए गए हैं, जस्टिस का, न्याय का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। कौन कौन से न्याय, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक न्याय होना चाहिए, आर्थिक न्याय होना चाहिए, राजनीतिक न्याय होना चाहिए। ये जो आइडिया था रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया। इसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 टू 1799, है ना। यहां से जो आइडिया लिया गया था वो किस चीज के आइडियाज लिए गए थे, लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, लिबर्टी, इक्वालिटी समानता, एंड फ्रेटर्निटी यानी कि फ्रेटर्निटी को हिंदी में क्या बोलते होंगे, अब फ्रेटर्निटी लिख लो। उसके बाद जो है मे बी इसको भाईचारा, ब्रदरहुड, अखंडता मैम, नहीं ये इंटीग्रिटी होता है अखंडता, फ्रेटर्निटी होता है ब्रदरहुड यानी कि भाईचारा, ठीक है। तो ये चीजें जो है कहाँ से ली गई है, रशियन रेवोल्यूशन से क्या लिया गया है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या लिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद अब देखते हैं जो टर्म्स यूज की गई है, ठीक है। जो टर्म्स जो है यूज की गई है, जब आप प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो उसके बीच में बहुत सारी टर्म्स हैं, जैसे सॉवरन यानी कि संप्रभुता, सोशलिस्ट देखा हमने, सेक्युलर देखा, फिर रिपब्लिक आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यूनिटी आता है, इंटीग्रिटी आता है, फ्रीडम आता है,
फ्रीडम और लिबर्टी जो है उनमें डिफरेंस क्या है, फिर फ्रेटर्निटी है ना, इक्वालिटी है, ये सब जो है टर्म्स जो है आपकी प्रस्तावना के बीच में यूज जो है वो की गई है, यानी कि आपकी प्रेम्बल में यूज की गई है। तो इन टर्म्स को भी एक एक करके देखेंगे। कल ही जो है हम इनको अब डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, और कल ही जो है हम फंडामेंटल राइट जो है वो स्टार्ट करेंगे, यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में जो है कल हम पढ़ना शुरू कर देंगे कल। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। मैम आपने एक बताया था प्रारूप समिति का, कब बनी थी? हाँ, मैंने कहा था कि इसको आपने एक बार बताया जो है देख लेना, मैं खुद देखूंगी, मैंने ये कहा था, मैं एक बार देख लूंगी फिर आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, क्योंकि मेरे पास जो सोर्स हैं वो लक्ष्मीकांत हैं। तो वैसे तो मेरे पास और भी बहुत सारे सोर्सेज रहते हैं, मैं अलग अलग सोर्सेज में एक बार देख लूंगी। ठीक है, कि हमारी जो ये 29 अगस्त और 1947 में है। 47 आ रहा है। ये 29 अगस्त और यस, आप लिखिए। हाँ 1947। ठीक है, 29 अगस्त 1947 नोट कर लो उसको। 11 कुछ लिखवाया था ना मैंने, उसको कट करो, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ से नोट्स में लिखा हुआ है आपने ये। लिखा था मैम 11 दिसंबर 1946। हाँ, इसको कट कर दो, इसकी जगह जो है लिखो आप इसका गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 कर लो इसको। मैम रिपीट कर दो। 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ओके चलिए, तो इस क्लास को जो है यहीं पे डिसमिस करते हैं। एंड 8 बजे जो है आपका जो एक्ट थे पिछले हमने जितने भी पढ़े हैं, टेलीग्राम ग्रुप में ही आपका जो है टेस्ट होगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में ही जो है आप उसको करना। ओके मैम। ओके चलिए, तो डिस्कनेक्ट करते हैं।